अब आपने इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को जो है ना ये एप्लीकेशन देनी है कि फ़लाँ जज साहब ने मेरे इस केस में ऐसे ऐसे किया है, या आपके पास ये करप्शन के सबूत हैं या इनकैपेबिलिटी के हैं। दो तरह से एप्लीकेशंस जाती हैं, एक कैपेबिलिटी को चैलेंज करती हैं और एक करप्शन को चैलेंज करती हैं। कैपेबिलिटी को भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो एवेल्यूएट करती है कि ये जज कैपेबल है या नहीं है मज़ीद जजी करने का, और करप्शन को भी एवेल्यूएट करती है कि ये करप्शन हुई है या नहीं हुई है, या ये सबूत काफ़ी हैं या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान अपने मावन राना वकास एडवोकेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। 10 सवाल 10 जवाब। आज के 10 सवाल राना साहब कौन से लेके आए हैं जिनके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर मैं जवाब ना दे सकूँ तो मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। जी राना साहब बताएं। सर थैंक यू। सर आज का हमारा पहला सवाल है कि एफआईआर दर्ज करवाते वक्त किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए? ये बड़ा जनरल सा सवाल, इसका जो है ना प्रिसाइज जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपने 3 चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है। आपने नंबर 1 प्लेस ऑफ अकरेंस, उसको करना है कि कहाँ पे ये वकुआ हो रहा है, उसको वजाहत के साथ लिखना है। नंबर 2 डे, टाइम, ईयर, मंथ, ये वाज़ेह तौर पर लिखना है। टाइम इज़ वेरी एसेंशियल कि ये बहुत सोच समझ के आपने लिखना है। तीसरी चीज नेचर ऑफ एक्विजिशन, आप किसी पे अल्जाम क्या लगा रहे हैं, उस अल्जाम में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो किस पिनल सेक्शन के अंडर आ रहा है। ये 3 चीज़ें आपने करनी होती हैं फोकस। मैं फिर रिपीट किए देता हूँ, डे, टाइम, अक्रंस, ईयर, ये सारा कुछ आपने फोकस करना है। प्लेस ऑफ अक्रंस जो है उस पर फोकस करना है, क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। नेचर ऑफ एक्विजिशन, अल्जाम इतनी क्लैरिटी के साथ आना चाहिए कि पुलिस वालों को जो कि अनपढ़ जाहिल हैं उनको मसले मसाइल ना पड़े कि इस पे ऊपर क्या ऑफेंस लगता है। बाकी आपने जो कहानी लिखनी है वो आपने लिखनी है। हाँ, अगर आप मोटिव लिखते हैं कि इस मोटिव की वजह से, वो मोटिव हवा में नहीं होना चाहिए। उस मोटिव का कोई ना कोई ग्राउंड होनी चाहिए, कोई ना कोई बैकिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए। हवा में लिख देना कि मेरी इसके साथ दुश्मनी थी, मेरी कल को पता लगे जी कि सारी ज़िंदगी एक दरख्वास्त भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं गई तो वो दुश्मनी खत्म। हमारी मुकदमाबाजी थी, पता लगे जी कि सारी ज़िंदगी आपस में कोई मुकदमाबाजी नहीं थी। इसलिए जब आपने मोटिव बयान करना है तो मोटिव उस लिहाज से बयान कीजिएगा कि उसका आपके पास सबूत भी हो कि हाँ ये मेरा मोटिव दुरुस्त। जी राना सर सेकंड क्वेश्चन है कि अगर एफआईआर में कोई सेक्शन ऐड या डिलीट करवाना हो तो उसका क्या तरीके का? ये जी बड़ा जो प्रैक्टिकली जो है ना ये बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल है, क्योंकि ये वो शुतुरमुर्ग की कहानी पढ़ते होते थे कि आप परिंदे हो या जानवर हो, ये वो वाला सवाल है। अब ना जुडिशरी इसमें पाँव डालती है बिफोर द फाइलिंग ऑफ चालान, ना इसमें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हाथ डालता है। अल्टीमेटली ये तमाम पास जो हैं ये ना चाहते हुए भी जुडिशरी और प्रोसिक्यूशन ने पुलिस को दे दिए कि पुलिस की मर्जी है जो मर्जी ऐड करे, पुलिस की मर्जी है जो मर्जी डिलीट करे। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि मजिस्ट्रेट इज द कस्टोडियन ऑफ ईच एंड एवरी केस ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके जो टेरिटरी है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसकी मजिस्ट्रेट की, उसके ईच एंड एवरी क्रिमिनल केस का कस्टोडियन मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट ने ही मॉनिटर करना है, मजिस्ट्रेट ने ही उसमें देखना है कि ना इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त हो रही है नहीं हो रही, किसी सेक्शन में ऐड होना है नहीं होना है, ये सारी पास मजिस्ट्रेट के पास है। इसके बारे में 2006 से पहले जजमेंट्स भी आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद मजिस्ट्रेट साहिबान ने एक पलटी खाई और कहा जी जब चलान आएगा तब हमने ऐड और डिलीट करना। फिर जब चलान आने के बाद कहनी जी जब आप फर्दे जुर्म लगेगा तब आपने बताना है कि ये सफ़ा मिसल पे शहादत मौजूद है तो उसके मुताबिक ऐड या डिलीट करना है। फिर जब हमने ये पैंतरा ये चीज़ लेके आए तो फिर पैंतरा बदला गया कि नहीं जी जो चीज़ें सफ़ा मिसल पे मौजूद है उनकी रोशनी में बताएं। और भाई यही तो हमारा मसला था कि हमारे वो सबूत सफ़ा मिसल पे लाए नहीं जा रहे थे। अब पुलिस हमसे वसूल नहीं कर रही, आप उनको मान नहीं रहे, तो हमने जाना कहाँ पे है? ये सारे मसले मसाइल मौजूद हैं, लेकिन कानूनी तौर पर ये इख्तियार मजिस्ट्रेट साहब के पास है जिनके पास चालान जाना है ऑन फर्स्ट इंस्टांस, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस कर लें। सेकेंडली प्रोसिक्यूशन के पास जब उसके पास फाइल आती है स्क्रूटनी के लिए कि इसको चालान को आगे फॉरवर्ड होना चाहिए या नहीं। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी बहन ने अपना जेवर अमानतन मेरे पास रखवाया था,
कुछ अर्सा बाद मेरी बहन का इंतकाल हो गया है। अब उसके ससुराल वालों ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दे दी है और पुलिस वाले मेरे घर आकर मुझे धमकियां देते हैं। रहनुमाई फरमाएं कि क्या किया जाए पुलिस में। नहीं, ये काबिल दस्तंदाजी जुर्म ही नहीं है। चोरी वाला तो कोई सिलसिला कार नहीं। आप खुद मान रहे हैं कि जनाब मेरे पास अमानतन रखवाया था, तो चोरी का क्या सिलसिला कार? या चोरी का सिलसिला कार तो तब है ना कि वो कहें कि जनाब हमारा चोरी हो गया और मिल नहीं रहा, और आप कहें जी कि मेरे इल्म में नहीं। चोरी का आंसर तो तब आता है। इसमें तो चोरी का कोई आंसर नहीं आता। आपने कहा कि मेरी बहन ने अमानतन वो मेरे पास जेवरात रखाए थे। वो जेवरात थे आपकी बहन की मलकियत। अब वो जेवरात आपने बजरिया कोर्ट दावा के जरिए उनके लीगल एयर्स को देने हैं कि जनाब ये जेवरात मेरे पास फलां मेरी बहन के अमानतन पड़े हुए थे, मेरी बहन फौत हो गई है, उसके ये बच्चे हैं या ये वारसान हैं, तो इनमें ये इक्वली या उनके शेयर्स के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ये इसमें है। ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं है। इसमें आप जाके पुलिस को भी बताएं। और हैरेसमेंट की पिटीशन अंडर सेक्शन 22A CRPC वो सेशन जज के पास, अपने मुतलका सेशन जज के पास फाइल करें कि ये बिला वजह हरासा कर रहे हैं, और उस हरासमेंट पिटीशन फाइल करने से पहले आप दावा दायर कर दें। थैंक यू वेरी मच सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 302, 311 और 149 PPC के 4 मुलजिम हैं, जिनमें से 2 एक सेकंड 311, 302 और 149, 149 ठीक है, इसके 4 मुलजिम हैं, जिनमें से 2 एक्विटेड ऑन डिफेक्टिव एविडेंस। ठीक हो गया। कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट भी नहीं है, कंप्लेनेंट इसमें पुलिस है। अच्छा, दूसरे 2 एब्सकॉन्डर हैं। अब जो 2 एब्सकॉन्डर हैं वो केस को फेस करना चाहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो 2 एब्सकॉन्डर हैं वो कौन सी रेमेडी वेल कर सकते हैं? क्या इन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई की है कि इन 2 पे क्या इल्ज़ाम था और जो एब्सकॉन्ड कर गए हैं उन 2 पे क्या इल्ज़ाम था? सर ये नहीं किया। चले मैं दोनों सूरत हाल में बता देता हूँ। देखिए जी, अगर इसमें 2 सूरत हाल है। अगर तो चारों मुल्जमान पे रोल एक ही है, चारों मुल्जमान पे रोल एक ही है, और 2 को डिफेक्टिव एविडेंस के जरिए के तहत जो है वो बरी कर दिया गया है, तो कानून कहता है कि मेयर एब्सकॉन्डेंस जो है वो किसी को गिल्टी करार देने का, किसी को जो गुनाहगार करार देने की बुनियाद नहीं हो सकती। मफरूरी जो है ना वो सिंपल बुनियाद नहीं हो सकती। मफरूरी के बारे में आला अदलिया का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ मासूम लोग भी डर के मारे मफरूर हो जाते हैं। जो सिस्टम यहाँ पे थाना कल्चर चल रहा है, जहाँ पे मासूम की सुनवाई जो है वो 5 साल जेल में रहने के बाद अदालतों के ज़रिए होती है, तो उस सूरत में भी मासूम भी मफरूर हो सकते हैं। ये आला अदलिया का कहना है। इसलिए अगर 2 मुल्जमान उसी रोल पे, उसी इल्ज़ाम में डिफेक्टिव एविडेंस के ज़रिए वो बरी हो चुके हैं, तो उन 2 का भी मुकदमा जो है वो एट पार है, उनके मुताबिक है। उन दोनों ने वो बेफिक्र होके आके सरेंडर करें। सरेंडर करने के बाद मोस्ट प्रोबेबल है कि वो 265K में CRPC 265K CRPC में ही बरी हो जाए, क्योंकि एविडेंस वही आनी है जो पहले आ चुकी थी। और अगर वो डिफेक्टिव करार दे दी गई है और उसके खिलाफ अपील का टाइम भी गुजर चुका है, अपील में वो केस रिमांड भी नहीं हुआ, या अपील में वो सज़ा जो है वो बरीयत जो है वो कन्वर्ट सज़ा में भी नहीं हुई, तो फिर ये मामला था। अब दूसरा जो है कि अगर 2 का रोल जो है वो डिफरेंट था इन 2 से, तो फिर हमने ये देखना है कि जिन 2 को बरी किया गया है उनका रोल इनसे ज़्यादा संगीन नोयत का था या कम संगीन नोयत का था। अगर तो इन जो 2 बरी हो रहे हैं उनका रोल जो है वो जो मफरूर 2 मुल्जमान हैं उनसे ज़्यादा संगीन है, तो बेफिक्र होके आए आपने बरी होना है। लेकिन अगर जो 2 बरी हुए हैं उनका रोल इतना संगीन नहीं है और आप पे जो इल्ज़ाम है वो बहुत संगीन नोयत का है एज़ कम्पेयर टू अदर एक्विटेड टू अक्यूज्ड पर्सन, तो फिर आपकी मफरूरी को आपके ख़िलाफ़ कंसिडर किया जाए और आपने इसको फेस करना है। अब मेरी राय क्या है? मेरी राय ये है कि आंखें बंद करने से मामलात जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। अगर आप बेगुनाह हैं तो आप आके फेस करें, अल्लाह ताला करम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी समन्स नीड टू बी सर्व्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स, केस प्रोसीडिंग्स? किस केस प्रोसीडिंग में? सिविल में, फौजदारी में? सर ये मेंशन नहीं किया। आप उनसे सवाल को क्लियर करवा लिया करें। समन तो एक ही जाता है, एक दफ़ा ही जाना होता है, और अगर तामील हो गई है तो वो एक दफ़ा ही जाएगा। अगर तामील नहीं हुई तो ये अप टू दी कोर्ट है।
अब ये दीवानी में मुख्तलिफ है और फौजदारी में मुख्तलिफ है। दीवानी में जो है वो कुछ और प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। बहरहाल इसका जवाब ये है कि समन एक दफ़ा सर्व हो जाए, एक दफ़ा सर्व हो जाए, तो फौजदारी में ये है कि नेक्स्ट स्टेप होगा वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। दीवानी में ये होगा कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसके चस्पानगी के जारी होंगे। उम्मीद करता हूँ जवाब दे दिया, इसलिए जवाब जो है सवाल जो है ना वो क्लैरिटी के साथ किया करें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन आई टेक स्टे अगेंस्ट माई नेबर इफ़ ही इज़ बिल्डिंग स्ट्रक्चर एडजेसेंट टू माई वॉल? नहीं, ये सवाल ही बड़ा वेग है, मैं इसका जवाब क्या दूं भाई। अगर वो कानून के तहत उसने नक्शा पास करवाया हुआ है और उसको इजाज़त मिली हुई है और वो बिल्डिंग बना रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जनाब आपकी दीवार के साथ बिल्डिंग उसकी लग रही है तो जनाब वो, हाँ, आपकी प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी ना करे, आपकी दीवार में दखल अंदाजी ना करे, आपकी दीवार को जो है ना वो इस्तेमाल ना करें, उस सूरत में आप कर सकते हैं, अदरवाइज। सर सवाल है कि स्टे कैंसिल करवाने का प्रोसीजर बता दीजिए। स्टे कैंसिल करवाने का प्रोसीजर देखें, ये बड़ा एलेबोरेटेड क्वेश्चन है और इसका जवाब थोड़ा सा लेंथी है, इसको ज़हन में रखिएगा। आप जाते हैं कोई भी दावा दायर करते हैं, उसके साथ ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की एप्लीकेशन साथ अटैच करते हैं। ठीक हो गया कि जी हमें इंटरमली स्टे दे दिया जाए, अबूरी हुक्म इम्तनाई दे दिया जाए। अब कोर्ट के सामने सिर्फ आपकी पेश करदा फाइल होती है, हो गया। अगर गवर्नमेंट पार्टी होगी तो यहाँ पे जो प्रोसीजर चलता है कि एक दिन का नोटिस करवाते हैं, गवर्नमेंट आती नहीं है या दूसरे वो आते नहीं है तो आप उसको प्रोसीड करते हैं। ठीक हो गया। अब ये सारे मामलात होने के बाद एक चीज़ अब वजाहत के साथ आपके सामने आ गई कि जब केस फाइल होता है और अबूरी हुक्म इम्तनाई हासिल किया जाता है, उस वक्त अदालत के सामने सिर्फ एक पिक्चर होती है जो आपने पेश की होती है, आप मजलूम हो। अब वो स्टे लेके जब दूसरी पार्टी के पास जाया जाता है या दूसरी पार्टी पे इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जाती है और दूसरी पार्टी ये समझती है कि ये गलत बयानी करके ये अबूरी हुक्म इम्तनाई हासिल किया गया है, ये स्टे ऑर्डर लिया गया है, तो उसके पास भी वही इख्तियारात हैं जो फर्स्ट स्टेज पे आपके पास थे। वो उसका जवाब दावा तैयार करे, उसके साथ एक एप्लीकेशन अटैच करे ऑर्डर 39 रूल 4 की। ऑर्डर 39 रूल 4 की एप्लीकेशन वैसे ही उस जवाब दावे के साथ लगाए जैसे दावे के साथ ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की थी। वो एप्लीकेशन आप लेके चले जाएं अदालत में, अगर डेट नहीं भी है तो अदालत को कहा जाए कि जनाब ये दावे की मिसल बरामद करवाएं, ये इन्होंने झूठ बोला है, ये हमने सच बोला है, इसके साथ ये कागजात हमने लगाए हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये इसने झूठ बोल के आपसे स्टे लिया है, हमारा ये काम रुका हुआ है, इस स्टे की वजह से इसको वकेट किया जाए। अदालत विदाउट इशूइंग एनी नोटिस समन इख्तियार रखती है कि वो इसको खारिज कर दे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन द वायलेशन ऑफ अ स्टे ऑर्डर इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट बी स्टॉप्ड और रिपोर्टेड? मुझे नहीं समझ लगी सवाल की, क्या पूछना चाह रहे हैं, दोबारा करिए, शायद मैं उसको समझने की कोशिश। हाउ कैन द वायलेशन ऑफ अ स्टे ऑर्डर इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट बी स्टॉप्ड और रिपोर्टेड? वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी स्टे की वायलेशन हुई है और उस वायलेशन की प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनिशिएट कर दी है और आप उसको रुकवाना चाहते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपने वायलेशन नहीं की तो आप सिंपली जवाब दें कि हमने आपके हुक्म की कोई वायलेशन नहीं की, या वो हुक्म हमारे नॉलेज में लाया ही नहीं गया, या वो हुक्म हमारे तक पहुंचा ही नहीं है, और जैसे ही पहुंचा हमने स्टॉप कर दी, इसलिए ये प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। अगर आपने नहीं किया तो वो एक एप्लीकेशन आप देंगे, वो स्टॉप क्यों होंगी, वो तो ख़त्म हो जाएंगी, वो तो ख़त्म कर देगी अदालत के वाक़यातन आपने साबित कर दिया कि आपने कोई वायलेशन नहीं की। अगर आपने वायलेशन की है और वो साबित कर रहे हैं कि आपने वायलेशन की है तो फिर प्रोसीडिंग्स चलेंगी, या फिर तो चलनी चाहिए, फिर तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेसिप्रोसिटी का मामला है, कुछ मेरे पास ऐसे केसेस आए कि जनाब उन्होंने भी वायलेशन की एप्लीकेशन दे दी, दूसरी पार्टी ने भी वायलेशन की दे दी, और वो पैरेलल बेसिस पे दोनों कंटेम्प्ट पिटीशंस चल रही हैं, यानी कि जिसने स्टे लिया है उसके खिलाफ भी एप्लीकेशन आ गई कि इसने भी स्टे की वायलेशन की है, तो उस सूरत में कोर्ट ये कह सकती है कि जनाब टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस केस इसकी प्रोसीडिंग्स को रोका जाए कि जनाब किसने वायलेशन की और किसने नहीं की। ये एक छोटा सा मामला मेरे पास लिटिगेशन में आया था जिसमें कोर्ट ने उसकी प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया था, लेकिन उसमें यह था कि दोनों तरफ से एप्लीकेशन आ गई थी।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज माय नेबर हैव राइट ऑफ वे थ्रू माय प्रॉपर्टी? नो। सर लास्ट क्वेश्चन हमारा कि जजेस के खिलाफ कार्रवाई का भी कोई फोरम है, अगर है तो कहाँ और कैसे कार्रवाई की जाएगी? एक जनरल पब्लिक की तरफ से ये क्वेश्चन है सर। मैं उस वक्त से डर रहा हूँ जिस बहुत तेज़ी से हालात बदले हैं। मैंने इन 20-21 सालों में ये नहीं सोचा था कि आज जिस निज पे हमारी जुडिशरी और हम वकला खड़े हैं इतनी तेज़ी से डाउनफॉल आएगा, लेकिन इन 20 सालों में आया। और अब मेरी दुआ है कि मेरी ज़िंदगी में ये मौका ना आए, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। ये आप पहला स्टेप समझ लें। जजेस के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला सिर्फ वकला और जजेस के दरमियान होता था, क्योंकि वकला को डेप्थ में पता होता था कि किस जज साहिब ने इसमें डंडी मारी है, किसने सिफारिश के ज़रिए, किसने पैसे के ज़रिए, किसने नफसानी तमा के लिए ये सारा कुछ किया है। अब ये मामला इस दो अदारों से निकल के आम पब्लिक की तरफ के पब्लिक नॉलेज गेन करना चाह रही है। खुदारा संभले, कब्र एक ही है, वो भी मिलनी है कि नहीं मिलनी पता नहीं, उसमें ही जाना है। ये मैं बड़े दर्द दिल से कह रहा हूँ, ईमानदारी से काम करें। इज्जत को आप पैसे से नहीं तोल सकते। पैसा बहुत हल्का है इज्जत के मुकाबले, बहुत हल्का है। आपको पैसा भी मुनासिब मिल रहा है भाई, मुनासिब क्या, बहुत अच्छा मिल रहा है। एक बंदा 2-3 साल की स्टैंडिंग के बाद 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहा है। कौन सा वकील कमाता है? कोई नहीं कमाता। 5-6 साल तो हमारे ऐसे ही गुजर जाते हैं। बहरहाल चलें, देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये आना कि नहीं आना। भाई आपके सवाल का जवाब ये है कि एक विंग बनाया गया है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में, जिसको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का नाम दिया गया है। ठीक है, उसका एक हेड होता है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, एक सेशन जज। आपने उसके नाम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, पहले ये होता था MIT, मेंबर इंस्पेक्शन टीम। ठीक है, अब आपने इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को जो है ना ये एप्लीकेशन देनी है कि फ़लाँ जज साहब ने मेरे इस केस में ऐसे ऐसे किया है, या आपके पास ये करप्शन के सबूत हैं या इनकैपेबिलिटी के। दो तरह से एप्लीकेशंस जाती हैं, एक कैपेबिलिटी को चैलेंज करती हैं और एक करप्शन को चैलेंज करती हैं। कैपेबिलिटी को भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो एवेल्यूएट करती है कि ये जज कैपेबल है या नहीं है मज़ीद जजी करने का, और करप्शन को भी एवेल्यूएट करती है कि ये करप्शन हुई है या नहीं हुई है, या ये सबूत काफ़ी हैं या नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। ये आज की लिस्ट का हमारा आखिरी क्वेश्चन था ये। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि इन सवालों के जवाबात मैंने अपनी ताईं कानून के नज़र में, कानून को मद्देनज़र रखते हुए दे दिए हैं। अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा।